सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। चंचल जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आज जिस पर्व के हर्षोल्लास में पूरा देश डूबा हुआ है, उस पर्व की भी शुभकामनाएं देते हैं, जो है गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि। और अलग अलग जगह कहीं युगादि के नाम से भी, इसे अलग अलग नाम है। क्षेत्र के हिसाब से उसे मनाने की कुछ परंपराएं अलग होती हैं और हर पर्व का नाम थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। जी हाँ, आज चेटी चंद भी है जी, तो बहुत सारे त्योहार हैं। आज पूरा त्योहारों का माहौल है और बहुत सारे दिवसों का भी माहौल है। बिल्कुल, कुछ खास दिन भी हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है और विश्व गौरैया दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में भी कुछ बात होगी आज। बिल्कुल, छोटी सी चिड़िया जो हमारे आंगन को एकदम से चहचहा देती है। हाँ, उसके बारे में फुदकती है ना आंगन में, तो वो बड़ी प्यारी लगती है। सच में, उसको और देखती रहो। बचपन के जो दिन होते हैं ना, उसमें ले जाती है वो हमें। बिल्कुल, वो मतलब होता ना कि हमारे बचपन की यादों को लेकर आती है अपने साथ में। और आज हम लेके आए हैं कहानी पद्मश्री की। हम बात करेंगे चामी मुर्मू जी की, जो पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। बिल्कुल, और पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे कि तुमने चिड़िया की बात की ना, तो भाई पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो ये जो चिड़िया है या अन्य पंछी है, पर्यावरण का नुकसान, बिल्कुल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसी की वजह से, जो पेड़ वगैरह कट रहे हैं उसी की वजह से ये जो हमारी प्यारी सी चिड़िया है ना गौरैया, ये गायब होती जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी तो मार्च का महीना भी पूरा खत्म नहीं हुआ और गर्मी अपने चरम पर लगता है कि पहुंच गई है। तो जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये जो मौसम के बदलाव हैं, कभी भी बारिश आ जाना, गर्मी बहुत तेज हो जाना, और बिना मौसम के सर्दी बारिश जो ये होती है ना, ये मौसमी बदलाव जो हो रहे हैं, या कहें कि हमारे मौसम भी समय पर नहीं आकर बेसमय आ जाते हैं। तो ये पर्यावरण को नुकसान बारिश हो रही है, बारिश जब नहीं होनी चाहिए उस समय भी हो रही है, तो ये सब चीजें उसी की वजह से हो रही हैं। तो हमें ये समझना होगा। तो जिन्होंने समझा उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और क्योंकि देखो, इस तरह से जब पर्यावरण को नुकसान होता है, तो मैंने कहा ना कि गर्मी चरम पर, तो अभी से लू भी चलने लगी है। लू चलने लगी है, बिल्कुल। और ऐसा लगता है ना कि बस अभी तक तो सर्दी के जाने सोच रहे थे कि इतनी ठंड लग रही है, अब अचानक से लग रहा है कि इतनी गर्मी कहाँ से आ गई एकदम से। अभी तो जो गर्मी और चरम पर जाने वाली है, तो ऐसे में अगर लू लग जाए तो अभी तो मार्च ही है, अब सोचिए अप्रैल आएगा, भी उसके बाद मई जून पड़ा है। हाँ, तो लू से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं? जो कई बार ऐसा था कि भाई आप रात्रि आए और अचानक पता लगा कि आपको कुछ तकलीफ है शरीर में, तो लू लगने से हुई है, तो घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचना संभव नहीं होता, तो सिर्फ घरेलू उपाय के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल, और बताइए आप हमें कि आप किस तरीके से घरेलू उपाय के जरिए अपने आप को ठीक रखते हैं या लू से अपना बचाव करते हैं। लेकिन घरेलू तरीके अपनाए, अफवाहों में ना पड़े। हाँ, ये नहीं कि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आपको ये करना है, है ना, तो आपको लू नहीं लगेगी, कोई अंधविश्वास फैला दिया, तो उसमें ना फंसे। ये सिर्फ लू को लेकर ही नहीं, बहुत सारी अफवाह या अंधविश्वास हम देखते हैं कि फैलाए जाते हैं, और खास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से तो बहुत ज्यादा होता है। जो होती है ना, वो इतनी ज्यादा खतरनाक भी होती है ना कि इसकी वजह से दंगे फसाद बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल, इनका सर पैर होता नहीं, लेकिन अपने साथ बहुत सारी मुसीबतों को ये ले आती है। तो इसलिए ऐसी मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। और अब हम इतनी बढ़िया चीज, आज हमारा इतना अच्छा त्योहार है, तो शुरुआत करते हैं ना एक बढ़िया से भजन के साथ में। जी।
मंजिल तेरा द्वारा, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ओ मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तो भाई इस समय जो चैत्र नवरात्र की धूम है पूरे देश भर में देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र में जो जय माता दी स्टार्ट में और महाराष्ट्र में जो धूम है वो है गुड़ी पड़वा की। जी हाँ बिल्कुल। तो अब बहुत सारे हमारे जो श्रोता उन्होंने बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी बातें कही हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं और एक हम श्रोता का लेते हैं मैसेज। वो लिखते हैं कि आज के नववर्ष में आज के दिन हिंदू नववर्ष सत संवत्सर माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। कहा जाता है कि मराठी राजा शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं यानी शक का पराभव किया था। इस विजय के प्रतीक के स्वरूप शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। आज के इसी दिन से चैत्री नवरात्र का प्रारंभ होता है। इस खुशी में आज दोपहर भोजन में हमारी बहू बिटिया ने खीर बनाई थी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो सखी सहेली का बुलावा आया है। मतलब खीर खाते हुए ये सुन रहे हैं, क्या बात है। और हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और महाराष्ट्र में इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है उस दिन ये मनाया जाता है। इस दिन से प्रकृति में नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। पेड़ों पर नई पत्तियां, नए फूल खिलने लगते हैं जो नए जीवन और नई आशाओं का
संदेश देते हैं और बाकी सारी बातें वही हैं जो हमारे पिछले संदेश में लिखी गई थी। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि हिंदू चैत्री संवत जानने के लिए अंग्रेजी सन 2026 में विक्रम संवत प्रारंभ होने के 57 वर्ष जोड़ दें तो आज विक्रम संवत 2026 में 57 जोड़े तो 2083 आज 19 मार्च से संवत प्रारंभ हो गया है। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि इस पर्व के उपलक्ष्य में हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता और सभी परिवार के लोग खुश रहें, सबके जीवन में आनंद ही आनंद रहे, यही माता रानी से प्रार्थना है। संसार के रचयिता परम पिता परमेश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी के लिए यही दुआएं हैं जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मनाते हैं उनका तिथि में, इसमें ब्रह्मा जी इसको कहते हैं कि मतलब इसमें सृष्टि का रचना हुई थी। अच्छा, चेटी चंड के बारे में लिखा है इन्होंने। और इस दिन नहीं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं प्रतिपदा की जी। और कहते हैं कि इसमें वसंत ऋतु के आगमन का पावन पर्व है ये। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर घर के बाहर विजय पताका यानी विजय ध्वज यानी कि गुड़ी फहराया जाता है और नीम गुड़ खाया जाता है। वहीं सिंधी समाज में चेटीचंड भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाता है जो वरुण देव के अवतार माने जाते हैं जी। और इस दिन क्या होता है कि शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और साथ ही इसकी परंपरा यह है कि घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है और नीम के कोमल पत्ते, गुड़ और जीरा मिलाकर प्रसाद खाना खाया जाता है। इसमें कड़वे मीठे जीवन का प्रतीक, जो कड़वा और मीठा मतलब जीवन आपका जीवन का प्रतीक है कि जिसमें कड़वी बातें भी होती है, मीठे भी होता है, तो उस तरह से उसको कहा जाता है। और इसमें जो चेटीचंद होता है उसमें 40 दिनों के 40 व्रत की समाप्ति, भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा और विशेष सिंधी व्यंजन मीठे चावल बनाना होता है। और इसे इसमें क्या होता है कि इसे अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है और ये दिन नई ऊर्जा, सकारात्मक और संस्कृति को संजोने का अवसर है। सही है। चेटीचंद और नवरात्र पर्व, गुड़ी पड़वा सभी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है और इन्हीं सब पर्व की हम भी शुभकामनाएं देते हैं स्टूडियो से हमारे सभी सुनने वालों को। और अब सुनते हैं ये गीत। तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। सुबह शाम को आरती उतार तेरी सुबह शाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या छले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। की हवेली या निर्धन की झोंपड़ी, राजा की हवेली या निर्धन की झोंपड़ी, तेरी दया है तो वो धरती पे है खड़ी, तेरी दया है तो वो धरती पे है खड़ी।
गया है तो वो धरती पे है खड़ी। कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। मैया तेरी आरती से अंधेरा चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। तो भाई हमने गीत सुना, बहुत ही अच्छा गीत था। और जब कोई पर्व का मौका आता है तो खुशियां बहुत सारी साथ में लेकर आता है, क्योंकि त्योहार होते ही खुशियों का प्रतीक है। हाँ, क्योंकि त्योहारों के माध्यम से हम कई बार अपने बहुत सारे ऐसे परिजन हैं या अपने मित्र मंडली है, अपने पड़ोस है, जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं बहुत दिन से, उनके साथ में ये एक संपर्क स्थापित करने का भी माध्यम बन जाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है जो आज, बिल्कुल, खुशियों का बात है तो सोचिए दिवस भी खुशियों का मना दिया गया कि आपको याद रहे कि आप खुशी मनानी है आपको। हाँ, तो ये 20 मार्च को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन याद दिलाता है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ लोगों को खुशहाली और मानसिक स्वास्थ्य की भी उतनी ही ज़रूरत होती है भई। और खुशियाँ जो हैं वो भलाई के महत्व को मान्यता देने के लिए 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें खुशी को एक मूलभूत मानवीय लक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई थी। जी, और बिल्कुल। और 2012 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र की खुशी पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये निर्धारित किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाएगा, जिसे पहली बार 2013 में मनाया गया। और ये दिन सकारात्मक सोच, मानसिक स्वास्थ्य, दयालुता और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इस साल विश्व प्रसन्नता दिवस पर एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। हर साल ये दिवस एक विशेष थीम के साथ भी मनाया जाता है। तो इस बार भी एक थीम रखी गई है, और इस बार की जो थीम है ये बता दें हम आरती, ये है देखभाल और साझा करना। जी, यानी कि जो खुशहाल वातावरण है उसको बनाने के लिए जुड़ाव, सहानुभूति, चेन बनाइए खुशी की। बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि खुशियां अकेले तो कोई नहीं मना सकता ना, खुशी बांटने के लिए भी तो कोई जरूरी है। तो एक दूसरे का समर्थन करना है, साथ देना है। और यहाँ डॉक्टर मार्क विलियम्स की बात का भी जिक्र करना बिल्कुल सही होगा। क्या कहा था उन्होंने, बताओ? उन्होंने कहा है कि खुशी का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिर्फ एक मजेदार उत्सव से कहीं अधिक है। ये हम सभी को ये याद दिलाता है कि जब हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और उनकी परवाह करते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व खुशी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम सब खुद भी खुश रहें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए, और मानसिक स्वास्थ्य को भी इससे हम प्रसन्न रख सकते हैं। चीजों के लिए जागरूक करने के लिए ये खुशी दिवस मनाया जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि खुश रहना हर हाल में बहुत जरूरी है, ताकि हमारे आसपास कोई भी नकारात्मकता है वो हमसे दूर रह सके। बहुत सही बात की है। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को ये याद दिलाना कि जीवन में खुशी और शांति से और संतोष का कितना महत्व है। आज के तेजी से बदलते हुए तनावपूर्ण जीवन में ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी केवल धन या सफलता में नहीं है, बल्कि संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने में है। और ये सब इन्होंने हमें साथ ही इसकी बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारे श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये लिखते हैं कि खुशी का अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों, संबंधों और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति अपने परिवार, मित्र, समाज और प्रेम के साथ सहयोग का व्यवहार करता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से खुशियां आ जाती हैं। एक मुस्कान, किसी की भी मदद करना, प्रकृति के साथ समय बिताना या अपने पसंद का काम करना, ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो हमें खुशी दे सकती हैं। बिल्कुल, खुशियों का मतलब कोई ऐसा एक नपा तुला पैमाना नहीं है। आप खुश रहिए और दूसरों को खुशी बांटते रहिए, बस इसी तरह से जो अपना मनपसंद गाना हम सुनते हैं ना, उसमें भी बड़ी खुशी मिलती है। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी।
में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी और वो इंसान फूला नहीं समाएगा। और वैसे भी खुशियाँ जो होती है ना वो बांटने से बढ़ती हैं, हाँ है ना, और जो गम होते हैं वो बांटने से कम होते हैं। इसलिए खुशियाँ बांटती रहिए और बढ़ाते रहिए अपनी खुशियों को। तो और चंचल जी, इसी बात पे गौरैया, हम गौरैया की बात कर रहे थे, जो प्यारी सी चिड़िया एक छोटी सी जो हमारे आंगन में फुदकती रहती है, तो उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स लिख के भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने, तो हम उठाते हैं कमेंट। तो वो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि गांव की शांत सुबह से लेकर शहरों की चहल पहल तक गौरैया कभी अपनी मधुर चहचहाट से वातावरण को भर देती थी। बिना बुलाए भी स्वागत किए जाने वाले इन नन्हे पक्षियों के झुंड अविस्मरणीय यादें बनाते थे। लेकिन समय के साथ ये नन्हे मित्र हमारे जीवन से गायब हो गए हैं। कभी बहुतायत में पाए जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर दुर्लभ और एक रहस्य बनकर रह गई है। इन नन्हे जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ घर के आंगन में जो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है गौरैया फुदकती दिखाई देती थी, ये बहुत अब कम दिखाई देती है और इसी के संरक्षण के लिए आज हम ये दिन मना रहे हैं, जो कि 20 मार्च को आता है। लेकिन क्योंकि 20 मार्च का दिन होता है हेलो सहेली का, तो हमने कहा भाई ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्यों ना आज ही बात की जाए इस विषय पर। और जो इनकी संख्या घट रही है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं, ताकि जब आसपास पेड़ पौधे मिलते हैं और वहाँ ये अपना घोंसला बनाती है, तो कई बार हमने बचपन में देखा है कि उसके बच्चे चू 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 करके कई बार तो सर दुखा देते, लेकिन वो बड़े प्यारे लगते थे। और हमारे एक नन्हे साथी लिखते हैं, एक हमारे साथी ने लिखा है कि जब अब पक्के घर होने लगे हैं उनमें घोंसला बनाना आसान नहीं होता, इसीलिए हमने प्लास्टिक के डब्बे को काटकर उसमें गौरैया प्रवेश कर सके इतना सा प्रवेश द्वार बनाकर घर की बालकनी में एक छत में हुक टांग दिया है और वैसे ही पार्किंग की छत पर भी लगाया है, ताकि गौरैया आकर वहां अपना घर बना सके। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जब गर्मी आती है, इन पंछियों को पानी नहीं मिलता, तो आपके घर में अगर छत ना हो तो भी आपके अगर कोई खिड़की में कुछ ऐसा साधन है, कोई छज्जा है, तो वहां पर भी आप कुछ पानी और दाना इन चिड़ियों के लिए, अन्य पंछियों के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि भारत में गौरैया महज एक पक्षी नहीं है, वो साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और उर्दू में चिड़िया जैसे विभिन्न नामों से जाने जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। ये विशेषकर गांव में अपने मधुर गीतों से वातावरण को भर देती थी, जिससे अनेकों लोगों के लिए यादगार पल बन जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 5वीं कक्षा में मैंने हिंदी में एक कहानी पढ़ी थी, रक्षा में हत्या। उसमें एक कहानी, ये जो कहानी है गौरैया की ही थी, कि घर में गौरैया ने घोंसला लगाया। एक दिन बच्चों ने गौरैया के बच्चों की रक्षा के लिए उन्हें अपने हाथों से छू लिया और बच्चे गौरैया के बच्चे की, जो छोटे बच्चे थे वो तो गौरैया के बच्चों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें छू देने से गौरैया अपने उन बच्चों को त्याग देती है। और ये कहानी उस वक्त जब मैंने पढ़ी थी तो मन को बहुत छू गई थी। तभी से गौरैया के घोंसले को ना तो हम कभी छूते हैं और ना तंग करते हैं। ये बात सही है। कई बार हमारे मन में आता है कि भाई छोटे बच्चों को लगता है कि घास फूस में कहीं बच्चों को कोई चोट ना लगे, और उनको और सुरक्षित करने के लिए हम कुछ अच्छी सी व्यवस्था कर देते हैं उनके रहने की, लेकिन उनके लिए शायद
अपने उस घास फूस पर जिस तरह से वो बनाते हैं घोंसला, घास फूस के ऊपर कहीं बिल्कुल। छोटे कुछ रुई जैसे दाने भी वो डालते हैं, जिससे हाँ। वो नरमी बनी रहती है और नन्हे जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो सही बिल्कुल, वो होता है। प्राकृतिक उनका घर है, उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं, पहले घरों में बड़े-बड़े आँगन होते थे, सुबह से ही गौरैया की चहचहाट आँगन, खिड़की, रोशनदानों में फुदकती रहती थी वो चिड़िया। और आँगन में चारपाई या पीढ़े पर बैठकर घर की महिलाएँ दाल-चावल बीनते-बीनते थोड़ा-थोड़ा चिड़िया को भी डाल देती थी। बहुत पास तक आ जाती थी। आज के बदलते परिवेश, रहन-सहन, तकनीकी के बढ़ने के कारण गौरैया कम हो रही है और इनके बचाव के लिए अपने छत, बालकनी में दाना-पानी रखना चाहिए और इनको बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। ऐसी ही बात एक अन्य श्रोता ने भी लिखी है। इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ गौरैया सुबह ही आ जाया करती थी, इसकी बहुत आवाज होती थी। इनके साथ ही तोते और कौवे भी आ जाया करते थे और कभी-कभी तो हॉर्नबिल यानी कि धनेश पक्षी भी दिखाई देता है। एक आध बार लक्ष्मी का वाहन उल्लू भी दिखाई दे जाता है। अरे और इन वाह! पक्षियों के लिए हमें खिड़की में चावल और दाने ये सभी चीजें हम रखा करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बाकी सबको भी ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गौरैया पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने और कीटों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक निर्माण, मोबाइल टावरों का रेडिएशन, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और आवाज का नुकसान इनकी आबादी घटने का प्रमुख कारण है। अपने घरों के आसपास दाना पानी रखना, घोंसलों के लिए बक्से लगाना और कीटनाशकों का कम उपयोग करना इनके जो गायब हो रही हैं चिड़िया, इनके लिए अच्छा हो सकता है। और देखिए ना, घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी वक्त है एक अंतराल का। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा। मैं हूँ आरती श्रीवास्तव और हम बता देते हैं श्रोताओं को कि इस बार की हमारी गौरैया दिवस की थीम क्या है। जी। तो इस बार की हमारी थीम है होप फॉर स्पैरो, यानी कि गौरैया के लिए आशा, जो इन नन्हे पक्षियों के संरक्षण और उनके लुप्त होते आवासों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो भाई बातें ही करते रहेंगे, कुछ गाने वाने भी सुनेंगे। बिल्कुल, गौरैया का गाना सुनते हैं। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया।
चले बराती, साथ हमारे चले बराती, मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, सुन सुन करती आई चिड़िया। भाई इन चिड़ियों के लिए और सभी पंछियों के लिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और आज जिस सखी विशेष की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये हैं चामी मुर्मू जी। और आज हम जब पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो पर्यावरण के लिए जुझारू रूप से काम करें। और ऐसे ही व्यक्तित्व हैं चामी मुर्मू, जिन्हें लोग प्यार से लेडी टार्जन ऑफ झारखंड भी कहते हैं। चामी मुर्मू का जन्म हुआ था 1973 में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के बगरसाई गाँव में। और ये बहुत एक छोटा सा गाँव है। यहाँ उनके घर में माता पिता के अलावा उनके 2 भाई, 1 बहन और उनके दादाजी भी रहते थे उनके साथ में। और बचपन के दिनों के बारे में जब बात की चामी जी से, तो वो अपने बारे में जो बताती हैं, वो कहती हैं कि परिवार खेती बाड़ी पर ही निर्भर हुआ करता था इनका, और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी भी कर लेते थे। घर में पैसों की जो है वो थोड़ी तंगी का ही माहौल था, क्योंकि मजदूरी करने पर बहुत ज़्यादा नकदी देने का जो है वो तब चलन नहीं था, उसके बदले धान दे दिया जाता। जी हाँ, अक्सर ये गांव में होता है कि अनाज दे देते हैं पैसे की बजाय। और 8वीं कक्षा में पिता का साया सिर से उठ गया, लिहाजा माँ, छोटे भाइयों और बहन को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। यही वजह रही कि वो 10वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। पर्यावरण को सहेजने के काम में दिलचस्पी जगाने का श्रेय वो अपने दादाजी को देती हैं। और वो कहती हैं कि दरअसल मेरे दादाजी समाज के काम से घूमते फिरते रहते थे, मैं भी उनके साथ जाती थी। और बहुत सी जगहों पर बैठकें जब हुआ करती थी इनकी, तो इस दौरान पेड़ पौधों के बारे में चर्चा हुआ करती थी। और बताया जाता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो पेड़ों की पूजा भी करते हैं। हमारी ज़रूरतें भी उन्हीं से पूरी होती हैं, क्योंकि भाई पेड़ हमें फल, फूल, पत्ते, लकड़ी सभी कुछ देते हैं। और इस तरह पेड़ पौधों और पर्यावरण के बारे में जो उनकी समझ बूझ है, वो जब दादाजी के साथ जाती रही तो वो मजबूत होती रही। और उन्होंने बताया कि कई बार दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की नौबत भी आ गई थी। जी, और घर परिवार को चलाने के लिए ये काम करना भी जरूरी था। इसी दौरान जिले में महिलाओं का सम्मेलन होने के बारे में पता चला उनको, और दूसरी महिलाओं के साथ वो भी इसमें गईं। और वहीं से उन्हें पहली बार वृक्षारोपण का ख्याल आया, और फिर ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। चामी बताती हैं कि उन्होंने पहला पेड़ 1992 में लगाया था, और 32 साल में लगाए गए 30 लाख पेड़ उन्होंने लगाए। सोचिए, 32 साल में 30 लाख पेड़ लगाए, और हर दिन करीब 257 पौधे लगाए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई पौधा रोपते हैं तो सारे पौधे पेड़ नहीं बन पाते, इसीलिए उनको बचाना, उनकी जैसे एक छोटे बच्चे की पूरी देखभाल की जाती है ना, उस वैसी ज़रूरत होती है उनको। और ये जो काम वो कर रही थी, इसे रफ्तार देने के लिए उन्होंने 11 महिलाओं को भी अपने साथ में अपने सहयोगी के रूप में ले लिया, और ये संगठन बना लिया उन्होंने। और आज ये करीब 3000 से भी अधिक महिलाओं का एक मजबूत नेटवर्क भी इन्होंने बना लिया है। एक संगठन का उद्देश्य, इस संगठन का जो उन्होंने बनाया, उसका उद्देश्य था पेड़ उगाना, पानी उगाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। और आज इस संगठन की गवर्नर बॉडी चीफ फंक्शनरी में वो शामिल हैं। जी, वो बताती हैं कि एक आध बार वन माफिया से भी उनका पाला पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। चामी मुर्मू ने बताया कि 1995-96 की बात है, उन्होंने नर्सरी लगाई थी। नर्सरी में 1 लाख पौधे थे। एक रात पूरी नर्सरी को तहस नहस कर दिया गया। माली ने सुबह आकर पूरी घटना बताई। फिर गाँव में बैठक हुई, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ऐसा किसने किया। फिर केस किया गया और आरोपी पकड़े गए। और एक सवाल सहज ही, ऐसी जब बातें हम सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि 30 लाख पेड़ लगाने के लिए जमीन कहाँ से आई होगी भाई उनके पास में। जैसा हम अब तक उनके बारे में जान रहे हैं कि आर्थिक परिस्थिति भी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो दरअसल बता दें कि चामी और उनके संगठन ने इसके लिए एक तरीका बनाया है। उन्होंने बताया कि पहले हम गांव में एक बैठक करते हैं कि किसकी जमीन पर पौधे लगाने हैं, और उसके बाद में फिर बाकी बातें तय की जाती हैं। यानी कि तय ये होता है कि कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, और सबकी सहमति से ही इन बातों पर फैसले लिए जाते हैं। जी, और वो बताती हैं कि हमारा संगठन पौधों की 3 साल तक निगरानी भी करता है। ये नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया। जी। उसके बाद ग्राम वन समिति बनाकर उसे सुपुर्द किया जाता है। हालांकि
हालांकि बीच बीच में जाकर पेड़ पौधों की निगरानी की जाती है। पेड़ पौधों के बाद मुर्मू अब जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ गई हैं और साथ ही दूसरी बड़ी समस्या की तरफ भी ध्यान दे रही हैं, यानी कि तालाब, पोखर और बरसाती नालियां बनाकर बारिश के पानी को बचा भी रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि साल ये तो है नहीं कि सिर्फ बारिश में ही पानी मिलेगा पेड़ों को, उन्हें साल भर पानी की जरूरत होती है सींचने के लिए। तो इस पानी का संरक्षण करने के लिए तालाब, पोखर और ये जो बारिश का पानी है मिलता है, जो कि बहुत अनमोल है, इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी होता है। और उनके संगठन ने अब 71 गांवों में करीब 213 तालाब भी बना लिए हैं, साथ ही 4 अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कहीं छोटा-मोटा कच्चा डैम भी बना लेते हैं। पहाड़ पर जब बारिश होती है तो तेजी से पानी जो है बहकर नीचे आता है और पहाड़ के साइड में ये गड्ढा बना देते हैं लोग, और इससे पानी जब धीरे-धीरे नीचे आता है तो इसमें वो जमा हो जाता है और इन तालाबों में मछली पालन का काम भी ये लोग करते हैं और खेती-बाड़ी में भी ये जो पानी है इससे मदद मिल जाती है। जी, और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ चामी मुर्मू महिला और बालिका सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने हर गांव में स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। ये समूह 263 गांव में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि इनकी कुल संख्या 2873 है। इन स्वयं सहायता समूहों से करीब 33,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और एक जो इनका ग्रुप होता है उसमें करीब 15 तक महिलाएं होती हैं। किसी-किसी गांव में तो ऐसे 8 समूह भी होते हैं और ये समूह बतख पालन, मुर्गी पालन का काम भी करते हैं, मुड़ी बनाते हैं, दान खरीदते हैं, चावल बनाकर बेचते हैं। और शुरुआत में जब इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था तो जो भी महिलाएं खाना बनाती थी तो सुबह शाम एक-एक मुट्ठी चावल अलग रख लिया करती थी। मतलब इस तरह से इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, और फिर सप्ताह में उस चावल को बेच देती थी। इस तरह हमने महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को खड़ा किया। अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंकेज भी कराया गया है और वहीं आदिम पहाड़ी जातियां जो है वो बच्चियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी करी जा रही है। और इस तरह के बहुत सारे सेवा कार्य में, समाज सेवा में वो सक्रिय हैं चामी जी। और उन्होंने कहा कि ये काम मैंने 2010 में शुरू किया था। और ये जो वहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों के लिए या जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, इन बच्चियों को गांव के ऑफिस में 5वीं तक पढ़ाया जाता है। फिर वहाँ के विद्यालय में उनका जो बड़े विद्यालय होते हैं वहाँ दाखिला करवा दिया जाता है। उनके संगठन सुरक्षित प्रसव और एनीमिया जैसी बीमारी के लिए भी वहाँ काम किया जाता है, ताकि सिर्फ खून की कमी से जो बच्चे कई बार कमजोर रह जाते हैं कोई नुकसान ना हो। और पर्यावरण की बढ़ती चुनौती में आगे वो कहती हैं कि पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है। और सही बात है, ऐसी बहुत सारी चामी मुर्मू की हमें जरूरत है। बिल्कुल, और उनके काम को देश और दुनिया में जगह मिली और 1996 में उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। 2019 में उन्हें राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सम्मानों ने उन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और 2024 में राष्ट्रपति जी ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। और ऐसा माहौल जब होता है तो जिंदगी हर तरफ नाच गाओ। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयां, दूर की अबराइयों में गूंजती शहनाइयां। दूर ही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयां, दूर की अबराइयों में गूंजती शहनाइयां। सौ गुना निखार है आज तो सिंगार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए।
आरती, गीत से पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में, और भाई जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी तो जो गर्मी है उससे हमें राहत मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल। जो पेड़ हैं ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं भाई। इसमें हमें फल फूल और खाने पीने को चीजें जब मिलती हैं, छांव मिलती है, बहुत सारे जो बारिश कह सकते हैं कि बारिश भी इसी से मिलती है, तो गर्मी से राहत भी यही लेकर आते हैं ना। बिल्कुल। और जब गर्मी पड़ती है ना तो गर्मी की सबसे बड़ी एक जो खतरनाक चीज़ है वो होता है लू। जी। क्योंकि ना जहाँ बाहर निकलना तो है ही काम से, और जहाँ बाहर निकले नहीं कि बस लू लग गई तो हो गई 1 हफ्ते की छुट्टी। तो इसीलिए अगर लू लग जाए और कई बार ऐसा तुरंत समय नहीं है चिकित्सक के पास ले जाने के लिए, तो क्या घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं? इसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये सब एक गंभीर समस्या है जिसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो है भई धूप से बचाव करें, और जो दोपहर तेज़ धूप का समय होता है इनकी 12 से 4 के बीच, कोशिश करें कि उस समय बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो छाता, टोपी या गमछा ज़रूर इस्तेमाल करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ जैसे जो घरेलू ठंडे पेय पदार्थ हैं इनका भी सेवन किया जा सकता है। साथ ही हल्का और ठंडा भोजन करें। इन दिनों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी ये चीज़ें बहुत मार्केट में मिलती हैं, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तना भुना कम खाएँ, कपड़े ढीले डालें और सूती पहने, ठंडे वातावरण में रहें। शरीर को भी ठंडा रखने के लिए माथे पर ठंडा कपड़ा या गीला कपड़ा रखें, और ऐसे बहुत सारे बचाव के जो उपाय हैं इन्होंने बताए हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खाली पेट आप धूप में ना निकलें, बाहर जाने से पहले थोड़ा खाकर जाएँ। खाली पेट होने पर लू जल्दी लगती है, और साथ ही देसी ठंडे जो पेय अपनाएँ, जैसे कि आम पन्ना हो गया, बेल का शरबत हो गया, सत्तू का घोल हो गया, ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। और तुरंत ठंडा पानी ना डालें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पी लें तुरंत, और बहुत जैसे कि आप बाहर से गर्मी से आएँ तो थोड़ा-सा तापमान अपना पहले जब सही हो जाए बॉडी का, तो उसके बाद थोड़ा पानी पिएँ, वो भी ठंडा पानी मत पिएँ एकदम से। ज़्यादा मेहनत से बचें, तेज़ धूप में भारी काम या एक्सरसाइज़ ना करें, और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो थोड़ा ऐसा समय चुनें जहाँ पे धूप कम हो जाए। और बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि वो बहुत जल्दी लू की चपेट में आते हैं, और उन्हें बार-बार पानी देते रहें, पानी आप पीते रहें खुद भी, और बहुत ज़्यादा आप तेज़ धूप हो तो उसमें निकलने से बाहर बचें। और जो बाजार के ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, इनमें कई बार फ़ायदे की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उन्हें पीने से बचें। आपको ठंडा पीने का मन करता है तो मटके का जो ठंडा पानी होता है ना, वो पीजिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज का तापमान जो है वो 32 डिग्री है, बदल भी रहा है, ठंडा नहीं है, लू चल रही है, फिर भी लू से बचाव के उपाय घर पर किए जा सकते हैं। इसके लिए अगर लू कभी लग जाए तो जो उपाय इन्होंने बताए हैं कि सारे शरीर पर बर्फ रगड़ने से लू उतर जाती है। गीले कपड़े को पूरे शरीर पर लपेटकर पंखे के नीचे बैठ जाएं तो भी लू का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। जामुन पेड़ की डाली को पानी में डुबोकर लू लगे व्यक्ति को गीला करके लगाइए तो लू इससे थोड़ा कम होने लगेगी। तो कुछ ये घरेलू उपाय हैं, लेकिन जब आपको लगे कि इन उपायों से कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है तो जल्दी से चिकित्सक के पास जाने का बंदोबस्त कर लीजिए। बिल्कुल। और लू से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि आप तेज़ धूप में ना जाएँ, और जाएँ भी तो सिर को ढककर जाएँ, और कुछ सूती कपड़े पहन के टोपी का इस्तेमाल करें। गर्मियों में के मौसम में तेज़ धूप और बढ़ते तापमान के कारण लू लगने का खतरा बढ़ता है, इसलिए ये बचाव तो उपाय है ही, और साथ ही आप जो घरेलू उपाय अपना सकते हैं वो अपनाइए, नहीं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और भाई घर में बैठकर अच्छा संगीत भी आप सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए।
चल दे वहाँ मिलते जहाँ है ज़मीं आसमान। मंजिल से भी कहीं दूर हम आज निकल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। आया मजा लाया नशा तेरे लबों की बहारों का रंग। मौसम जवां साथी हंसी उस पे नजर के इशारों का रंग। जितने भी रंग थे सब तेरी आंखों में ढल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हम सफर रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। हाँ, तो चंचल जी एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट है, ले लेते हैं उसको। गौरैया दिवस पे ही है। तो लिखते हैं कि मेरे आंगन में जामुन का पेड़ है जो कि अब जिसकी छाया अब शीतलता का काम करती है। उसके थोड़े आगे मेरे घर की गैलरी है जिसमें हमने घर को सजाने के लिए एक झूमर लगा रखा है। उस झूमर में गौरैया ने अंडे दिए हैं जो अब बच्चे बन गए हैं, जो सुबह शाम दोपहर में चींची की आवाज से हमारा घर गूंजता रहता है। तो बिल्कुल हम आपको बधाई देते हैं कि आपके घर में इतना कलरव है उन चिड़ियों की वजह से इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं कुछ अफवाहों के बारे में जो कि अफवाह हम नहीं फैला रहे हैं। हाँ। हम चाह रहे हैं आप अफवाहों से बचें। बिल्कुल, अफवाहों के बारे में जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए है कि आप किसी भी अफवाह को सुनकर उसके झांसे में ना आ जाए, कुछ गलत कदम ना उठा लें, इसलिए उनसे बचना बहुत जरूरी है। का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कई बार ये जो अफवाहें होती है ना हमारे मन में भय, शंका, असुरक्षा ये सारी चीजें पैदा कर देती हैं और कई बार हम मन में बहुत पहले से अगर हमने कोई धारणा बना रखी है ना तो उसको बड़ा बल मिल जाता है, ताकत मिल जाती है इन अफवाहों से। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अफवाहें केवल शब्द नहीं होती हैं, वो समाज की नसों में धीरे धीरे घुलता हुआ संदेह होती हैं। वो सच का रूप धारण करके झूठ को वैधता देती हैं और विवेक को शोर में दबा देती हैं। हर सुनी सुनाई बात, हर वायरल संदेश सत्य नहीं होता। अक्सर ये हमारी अधीरता, हमारी जिज्ञासा और हमारी पुष्टि की चाह का दुरुपयोग करता है। जरा सोचिए, जब हम बिना जांचे किसी सूचना को आगे बढ़ाते हैं तो हम केवल संदेश नहीं बल्कि भ्रम, भय और अविश्वास को भी प्रसारित कर रहे होते हैं। सावधान रहना अब विकल्प नहीं, दायित्व है। प्रश्न करना विद्रोह नहीं, बुद्धिमत्ता है। और ठहर कर सत्यापन करना यही आधुनिक सजगता की पहचान है। याद रखिए, अफवाहें वहीं पनपती हैं जहां विवेक सो जाता है। इसलिए सबकी सुनिए पर मानिए केवल सत्य को। और ये तो बात हमारे श्रोता ने लिखी ना कि इनको फैलाया जाता है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम बनता है। इसी को लेकर अगले श्रोता का संदेश है कि अफवाहों से सावधान रहें। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इनको फैलाना बहुत आसान हो गया है, तब बड़े ध्यान से उनको पढ़ना चाहिए। सही या गलत की सत्यता की जांच करना है और आवश्यक है अगर ये जरूरी है इनको समझ लेना, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। किसी भी बात या मैसेज पर आंखें बंद करके कभी भी भरोसा ना करें, बल्कि आधिकारिक स्रोतों पर इनकी जांच अवश्य कर लीजिए। बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि धूल की तरह उड़ती हैं अफवाहें, सच जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। नफरत करने वाले अफवाहें बनाते हैं, मूर्ख उन्हें फैलाते हैं और बेवकूफ उन पर विश्वास करते हैं। क्या बात है? अफवाहें क्या है? सब नजरों की माया है। रंगीन ऐनक पहन लो तो सब कुछ हर जगह सब जगह छाया है। हमारे कन्या श्रोता ने लिखा है कि अफवाहों से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फहराई जाती हैं और हम सब क्या कहते हैं, बिना जाने बिना सोचे कितना झूठ कितना सच है इन पर हम भरोसा कर लेते हैं। ये कोई शायरी नहीं है जिन पर हम भरोसा कर लें। जी हाँ। तो बिल्कुल सही बात है,
को हमारे श्रोता भी इस बात को बता रहे हैं, तो सिर्फ बताना नहीं है, इन चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातों को लिखी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई नहीं है, उन चीज़ों को अपने जीवन में हम कितना अपनाते हैं कि यहाँ तो हमने बड़ी-बड़ी बातें कर ली, लेकिन घर जाने के बाद हमारे पास कोई संदेश आया कि इसे आपको 10 लोगों को फैलाइए, आपके जीवन में ये अच्छा काम होगा, और हम वही करना शुरू कर देते हैं। ये कहा ना, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत संदेश मिलते हैं कि भाई कोई एक तस्वीर भेज दी, इसे अगर आप भेजते हैं तो आपको ये फायदा होगा, या नहीं भेजी तो ये नुकसान हो जाएगा। और कई बार हम उस डर में आ जाते हैं कि अरे कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, और उसे हम तुरंत ही भेजना शुरू कर देते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर कोई ये काम करने लगता है। तो इन चीजों से बचने को ही अफवाहों से बचना कहते हैं भाई। हाँ, आप पहले इसको सत्यापित करो। कोई भी बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती है ना, देखिए अपने फायदे के लिए कोई आपको इस तरीके के मैसेज भेजता है, फिर कहता है फॉरवर्ड करिए, तो आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस हिसाब से आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सोशल मीडिया पे जो भी चीज आती है, आप उसको ये मत समझिए कि हमें इसको, हमारा दायित्व इसको बाहर इसको भेजना, तो ये मत करिए, बल्कि हमारा दायित्व है उन चीजों को वहीं पर रोक देना, बल्कि लोगों को जागरूक करना। और इस समय हमारा दायित्व है कि एक अच्छा सा गाना सुन लें। जब मोहब्बत जान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम, यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम। जैसे मुरली में तान होती है, जब मोहब्बत होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। कुछ कहो तो कहा नहीं जाता, दर्द दिल का सहा नहीं जाता, बिन तुम्हारे रहा नहीं जाता। है मुश्किल में जान होती है, जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। और भाई इस गीत के साथ ही जब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली तो हमें पता लगा कि कार्यक्रम का समय तो लगभग पूरा हो गया है। जी हाँ। तो लेते हैं इजाजत सभी को चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।